हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने अतीत के बारे में जानेंगे कि अतीत हमारा क्या है, कब के टाइम को हम अतीत कहते हैं, कहाँ पर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इन सभी बातों के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, जब बात होती है किसी किसी 5-10 मिनट पहले की, या कुछ टाइम पहले की, कुछ 1-2 साल पहले या 10 साल पूर्व की बात करें तो हम क्या करते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, हम उस बारे में पता लगाने के लिए न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हम किसी घर में बड़े बुजुर्ग से बात कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो वो हमें बता देंगे कि क्या हुआ था। लेकिन अतीत को हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हमें अतीत के बारे में जो बताते हैं वो हमें जो उस समय के एविडेंस मिलते हैं, जो स्रोत मिलते हैं, उससे हमें अतीत के बारे में पता चलता है। तो अतीत के बारे में हमें क्या कुछ पता चलता है? अतीत के बारे में हमें लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और उस समय जो आखेटक, शिकारी बोलते हैं, पशुपालक, कृषकों, शासकों, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा भी हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, क्या नाटक देखा करते थे, ये सब हम जान सकते हैं। तो लोग उस समय, इतने पुराने समय, लोग रहते कहाँ थे, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखेंगे। ये हमारे इंडिया का मैप है। इसमें नर्मदा नदी के बारे में देखिए। ये है नर्मदा नदी। इतने लाखों वर्ष पूर्व लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। नदी के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि नदी में एक तो पानी आसानी से मिल जाता था, फिर उसके आसपास में जंगल होते थे, तो जंगलों में उन्हें शिकार करना, अपना खाद्य संग्रह करना, इकट्ठा करना, अपना खाना इकट्ठा करना उनके लिए आसान था। तो लोग जंगलों में रहते थे। जो लोग संग्राहक होते हैं, संग्राहक कौन होते हैं? जो भोजन, खाद्य संग्राहक होते हैं, जो भोजन वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो चीज़ें इकट्ठे करते हैं, संग्राहक होते हैं। तो जो यहाँ लोग रहते थे, उन्हें आसपास के क्षेत्रों के बारे में अच्छे से पता था। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले, अपने शहर का हमें हर जगह का पता होता है। वैसे ही जब इतने साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे तो उन्हें इस एरिया की अच्छे तरह से नॉलेज होती थी, तो वो अच्छे से अपना खाना इकट्ठा कर लेते थे, शिकार कर लेते थे, हर तरह का काम वो आसानी से कर लेते थे। अब देखिए, उत्तर पूर्व में हम ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ देखिए। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये जो आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान क्षेत्र में आती हैं, उस समय की पहाड़ियों, यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले कृषि क्या होती है? जब किसी भी फसल को हम उगाते हैं, उपजाना शुरू करते हैं, तो वो कृषि होती है। कृषि कौन करते हैं? किसान करते हैं। तो जब लोग, इतने टाइम पहले लोग यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर कृषि आरंभ हुई थी। लोगों को महसूस हुआ कि अभी हमें एक जगह पर रहकर हमें अपना खाना उपजाना चाहिए, या कुछ भी ऐसे उन्होंने, जैसे देखो, पेड़ से कोई बीज किसी फल का बीज गिरा, तो उस बीज से पौधा बना, तो उन्होंने देखा कि इस बीज से कुछ पौधे उग रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही कृषि आरंभ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के पास हुई थी। फिर जब कृषि शुरू हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि अभी हमें पशु भी पालने चाहिए। फिर उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू किया था, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, जैसे उन्होंने पालतू पशु बना लिए थे। अब उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, ये देखिए, जो आज के मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था और चावल उपजाए गए थे यहाँ पर। अब सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, ये सभी सिंधु की सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, एक बड़ी किसी नदी में मिल जाती हैं, उन्हें हम सहायक नदियाँ बोलते हैं।
लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ नगर आरंभ हुए थे। नगर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे आरंभ हुई थी। इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो अब गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, ये है गंगा नदी, इसकी सहायक नदियाँ यमुना, चंबल, सोन, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस अब गंगा नदी के किनारे इतने लाखों वर्ष साल पहले जो एक मगध नाम की जगह थी, जिन्हें हम अब वर्तमान में हम बिहार कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत शक्तिशाली रहते थे लोग, शक्तिशाली राजा रहते थे, शासक। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग प्रकार के जो थे शासक राज करते थे, रहते थे। बहुत साल पहले लोगों ने सदैव ही एक जगह से दूसरी जगह पर यात्राएं की। यात्राएं क्यों करते थे? कभी वो काम की तलाश करते थे, तो कभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी जो सेनाएं होती थी, मिलिट्री फोर्सेस वगैरह, वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय कब्जा करने के लिए जाती थी। इसके अलावा काफिले में लोग जहाज़ों में जाते थे व्यापार करने के लिए, अपने साथ वस्तुएं लेकर, जैसे हीरे जवाहरात लेकर व्यापार करने जाते थे। धार्मिक लोग क्यों यात्रा करते थे? वो धार्मिक थे, तो देखिए वो जाते होंगे या तो किसी अच्छे काम के लिए जाते होंगे, या फिर जैसे लोगों को शिक्षा देने, सलाह देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उस समय टीचर तो होते नहीं थे। तो फिर वो जो पुजारी हो गए, मौलवी जो होते थे, धार्मिक लोग होते थे, वो ही शिक्षा देते थे, क्योंकि उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता था। फिर कई लोग नई और रोचक जगह को खोजने के लिए भी जाते थे। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अपनी इच्छा से सभी तब भी लोग करते थे यात्राएं। क्यों करते थे तब? तब उस समय में पहाड़, पर्वत और समुद्र, इन सब को पार करना आसान नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे ऐसा करते थे। वो बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब वे लोग यात्राएं करते थे तो इससे क्या होता था, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। इससे वो परंपराएं, संस्कृति को समृद्धि मिलती थी, यानी कि वो फैलती थी एक जगह से। अब भारत के लोगों के रीति रिवाज अलग है, संस्कृति अलग है, वो किसी और जगह गए तो उनका अलग है। तो जहाँ भारत से लोग किसी और जगह जाएंगे तो वहाँ के लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ ऐसे होता है। इससे हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्धि मिलती थी। तो अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि हमारे देश का नाम भारत, हमारा प्यारा भारत, ये नाम कैसे रखा गया? किन लोगों ने ये नाम दिया, या कैसे पता चला कि ये भारत है? तो अपने देश के लिए हम इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है ना, इंडस से निकला है, और इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनानी लोग थे जो वो यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर सिंधु नदी है, वो सिंधु को उन्होंने इंडस कहा, इंडस से फिर इंडिया बन गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर ईरानियों और यूनानी ने, तो देखिए हमने बात कर ली कि ईरानी और यूनानी जो भारत में आए थे व्यापार करने, उन्होंने इंडस नदी से इंडस नाम दिया, और इंडस से फिर इंडिया बन गया। इसके अलावा हमें संस्कृति में भी इसका वो जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में, हमारा संस्कृति का जो ग्रंथ है ऋग्वेद है, उसमें भी हमारे देश के नाम के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे देश का नाम क्या था, पहले लोग क्या बोलते थे। तो हिंदी में से हिंदोस, इंदोस, ऐसे इसे हिंदी में इसका नाम दिया गया। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत, इतना पुरानी बातें जानना आसान तो है नहीं कि जैसे हम जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कुछ एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस कैसे मिलते हैं? जैसे उस समय लोग क्या करते थे, जो भी धार्मिक लोग होते या पुजारी वगैरह, या कुछ भी जिन्हें तो लिखना पढ़ना आता था, वो लोग क्या करते थे, पांडुलिपियाँ बनाते थे। पांडुलिपि क्या होती है? पुस्तक होती है एक, जो हाथ से लिखते थे, किसी इंक से लिखते थे या किसी कलर से लिखते थे। वो पुस्तक, उस समय तो बुक्स नहीं होती थी,
वो क्या करते थे, एक पेड़ होता है, पेड़ ताड़ पत्र जिसे बोलते हैं। भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल से बनता है, जहाँ ताड़ पत्र जो होते हैं, एक पेड़ है, उनके पत्तों को इकट्ठा करके एक बुक बनाई जाती है, इकट्ठा उन्हें बाइंड करके। फिर उस बुक में उस समय की जानकारी मिलती है कि उस समय लोग क्या करते थे, लोगों को क्या अच्छा लगता था, कहाँ रहते थे, सब उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हाँ, अब ये पांडुलिपियाँ इतनी तो ये होती नहीं थी मजबूत कि अब इतने लाखों साल पुरानी ये बची रह जाए, है ना। इनको कहीं कीड़े मकोड़े ने खा लिया, कहीं पानी में नष्ट हो गई होंगी, या कहीं कुछ भी हो गया होगा, है ना। तो फिर आज भी ये हमें कई कुछ कुछ हमें ये मिलती हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जैसे मंदिरों में मिलती हैं, विहारों में मिलती हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या मिलता है, धार्मिक व्यवहार, धार्मिक विचार थे जो लोगों के, राज्यों के जो जीवन होते थे, औषधियों तथा विज्ञान आदि हर प्रकार की इसमें चर्चा मिलती है हमें। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इन्हें में कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। बोला जाता है कि जो पुराना टाइम था उसमें प्रकृति जो भाषा थी ना, वो नॉर्मल लोग करते थे जो। इसके अलावा अभी ये ताड़पत्र या ये बुक्स जो भी पेड़ था, इनका अभी बचना तो इतना है नहीं, थोड़ा बहुत ही बचे होंगे अगर। इसके अलावा हमें अभिलेख मिलते हैं जिससे हमें अतीत के बारे में पता चलता है। अभिलेख क्या होता है, किसी धातु पर किसी राजा किसी महाराजा ने कुछ अपने अच्छे काम जो उन्होंने किए वो लिखवा दिए उस पर, या कुछ संस्कृति के बारे में लिखवा दिया, किसी फेस्टिवल के बारे में, या किसी भी अच्छी जानकारी उन्होंने इस धातु पर लिखवा दी थी। ये देखिए, ये है, हाँ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है हमें, तो ये भी हमें अतीत के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हमें क्या मिलता है, हमें ये जो बर्तन है, हमें बर्तन मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं। ये देखिए आभूषण है, ये हर तरह की हमें कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं, और इन एविडेंस से ही हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अतीत के बारे में जितना भी आज तक हमें पता चला है वो सब इसके थ्रू ही पता लगाया गया है। इसके अलावा सिक्के भी मिले हैं हमें कि उस समय कौन से सिक्के चलते थे। छानबीन, खुदाई, जब खुदाई की जाती है तो उसमें छानबीन में हमें सिक्के मिले हैं। इसके अलावा वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं मिली हैं, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी वस्तुएं भी हो सकती हैं इनमें। फिर जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी हमें मिली हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, है ना। जो भी होते हैं, जैसे अनाज हो गया, वो ऐसे तो है नहीं कि आज हम अगर उसे हम रख दें तो वो हज़ारों साल पहले भी वैसा रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या होता है, ये जल्दी नष्ट हो जाती थी वनस्पतियाँ। लेकिन जो पत्थर हो गया, जब मिट्टी के कुछ बना हुआ या फिर अभिलेख हो गए, ये बच सकते थे। फिर पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि जो भी हमें चीज़ें, वस्तुएं मिली हैं उन्हें हम स्रोत मान सकते हैं कि ये एक स्रोत है इतिहास के बारे में पता करने के लिए। जब इतिहासकार उनका अध्ययन करते हैं तो जो भी जानकारी मिलती है तो वो उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर बाकी सब ऐसे ही हमें पता चलता है। अब अतीत हमारा एक है या अनेक है, तो देखिए अतीत कभी किसी एक व्यक्ति का या किसी एक जगह का या किसी एक राजा या किसी एक पर्सन का नहीं हो सकता। अतीत में सभी लोगों के अलग अलग काम होते थे। तो अतीत में जो व्यापारी थे, जो कृषक थे, उनका अलग था। जो राजाएं रानियां होती थी उनका अलग होता था। जो वैज्ञानिक थे वो उनका अलग था। तो इन सभी का अतीत एक दूसरे से भिन्न होता था। शिल्पकारों का जीवन भी बहुत भिन्न होता था। जो लोग कलाकृति जानते थे उनके अलग अलग व्यवहार थे, रीति रिवाज अलग होते थे।
देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दी है कि जब जो एक द्वीप है अंडमान निकोबार जो द्वीप है, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर मछलियाँ वगैरह खाकर अपना गुजारा करते हैं, जहाँ जंगलों में से शिकार करके, फल फूल खा के। लेकिन जब शहर में होते हैं लोग, वो अनाज खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, रोटी, बाजरा, मक्का, ये सब खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा भी लोगों का जो होता है रीति रिवाज होता है, रहने का कोई संस्कृति होती है, वो भी सब अलग अलग ही होती हैं। यही एक कारण है कि हम उन शासकों तथा उन द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। तो देखिए जो राजे होते थे, राजे महाराजे थे, जब बड़े लोग होते थे, जो वो जब भी कोई काम करते थे तो उन्हें लिखवा देते थे, है ना। किसी पेड़ पर लिखवा दिया, किसी पत्थर की धातु पर, किसी पर भी लिखवा दिया, गुफा में कुछ बनवा दिया ऐसे। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते थे, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि होते थे, उनके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके पास ऐसे हमारे बहुत कम एविडेंस मिलते हैं कि वो लोग उस समय क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इस सब के बारे में। तो अब देखिए हमारा ये लास्ट टॉपिक है, तिथि का मतलब क्या। हम तिथि के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि आज, अगर कोई हमसे तिथि के बारे में पूछेगा तो हम आज की तारीख, दिन या महीने के बारे में बता देंगे कि आज कौन सा मंथ है, कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है। लेकिन लाखों वर्ष पहले लोग तिथि कैसे जानते थे? तो देखिए इस तिथि के बारे में हम जानते हैं। वर्ष की गणना जो होती थी ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। माना जाता था कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब उनके जन्म को लेकर ही तिथि मानी जाती थी। जैसे 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म का जो 2000 वर्ष के बाद की बात है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष की पूर्व जन्म जब हुआ था ईसा मसीह का, उनके जो जन्म से पहले के जो वर्ष होते, जो तिथियां होती थी, उन्हें ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। हाँ, इसमें हम देखिए 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से समझते हैं। इंग्लिश में हम ईसवी पूर्व के लिए बीसी शब्द का प्रयोग करते हैं। बीसी शब्द का क्या अर्थ है? बिफोर क्राइस्ट इरा। जैसे क्रिश्चियन का जब जन्म हुआ था तो उससे पहले का जो टाइम है उन्हें बिफोर क्राइस्ट इरा कहा जाता है। उनके बाद का जो टाइम है एडी में उन्हें हम एनो डोमिनी कहते हैं। ये लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है। फिर कभी कभी हम एडी की जगह सीई शब्द का प्रयोग या बीसी का, बिफोर क्राइस्ट इरा का प्रयोग कर देते हैं। तो जब विश्व के अधिकांश कैलेंडर अब क्या करते हैं, इस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम तिथियों के बारे में पता लगाते हैं। तो देखिए एक अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए कि यही समझते हैं। हाँ, मान लीजिए कि ये टाइम लाइन है। तो मानिए कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, मान लेते हैं यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो भी 0 वर्ष है उसमें उसका जो आगे वाला है इसको हम एडी बोलेंगे। एडी क्यों? आफ्टर डोमिनो बोलते हैं इसे। ठीक है। और ये पहले BC, इससे पहले का जो बिफोर क्राइस्ट इरा, जो ये 0 से पहले के वर्ष हैं उन्हें हम BC में लिखेंगे। जैसे 1000 BC, यानी कि 0 से ईसा मसीह के जन्म से 1000 पहले की बात है। अगर 1000
जैसे आज के हमने ले लेते हैं 2000 AD, यानी कि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। तो इस तरह हम तिथियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज हमारा आज का टॉपिक यही है। अब हम आगे के टॉपिक में और सारी बातों के बारे में जानेंगे, अतीत के बारे में जानेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, हम ये ट्राई कर लेते हैं, ये हम देख लेते हैं कि नर्मदा घाटी पर क्या हुआ था। नर्मदा घाटी पर हमें पता है कि अखेट और संग्रहण, जो लोग अखेटक होते थे, शिकारी होते थे, जहाँ लोग खाना इकट्ठा करते थे, वो नर्मदा घाटी के किनारे रहते थे। मगध क्या था? मगध एक, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा पहला राज्य जिन्हें हम आज वर्तमान में हम बिहार के नाम से जानते हैं। गारो पहाड़ियाँ में क्या हुआ था? जो कृषि थी, जिन्हें हम फार्मिंग बोलते हैं, वो आरंभ हुई थी गारो पहाड़ियों में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये कहाँ हैं? यहाँ पर प्रथम नगर बने थे, जिन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। आगे हम धीरे धीरे सभी पढ़ेंगे। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं, जो वो गंगा घाटी पर बसे हुए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर जल्दी ही आएंगे। थैंक यू सो मच।